बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी आज का हमारा लेक्चर एक्सरसाइज नंबर 7.1 के क्वेश्चन नंबर 2 पे है। जैसे कि आप जानते हैं कि हम एक्सरसाइज 7.1 में असिम्प्टोट्स को डील कर रहे हैं। असिम्प्टोट से रिलेटेड इसका फर्स्ट क्वेश्चन हम कर चुके हैं। अब ये सेकंड क्वेश्चन आपके सामने इसकी स्टेटमेंट है। क्वेश्चन नंबर 2 में जो कर्व दिया हुआ है, जिस कर्व की हमने असिम्प्टोट्स फाइंड करने हैं, इसकी इक्वेशन है जी x² y² इज इक्वल्स टू 12 टाइम्स x माइनस 3। ठीक है, अब ये मैं आपको बताती चलूँ कि इस एक्सरसाइज के दो हिस्से हैं। एक हिस्सा डील करता है इक्वेशन ऑफ द कर्व इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम और रेक्टेंगुलर सिस्टम, एंड सेकंड पार्ट में हम करेंगे वो कर्व्स जो कि पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम को इन्वॉल्व करते हैं। तो पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम को में किस तरह से सिम्प्टोम्स फाइंड करते हैं वो जब आएगा तब देखेंगे, लेकिन फिलहाल कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम का ये सेकंड क्वेश्चन आपके सामने है। अच्छा जी, तो इसके वर्किंग रूल में मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि असिम्प्टोट्स 3 तरह के हमने फाइंड करने हैं। उसमें हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल एंड इंक्लाइंड, या जिसे ओब्लिक असिम्प्टोट्स कहते हैं। इस सिलसिले में सबसे पहला जो असिम्प्टोट हम फाइंड करेंगे दैट इज़ द हॉरिजॉन्टल असिम्प्टोट। आपने यहाँ पे फाइंड करना है कि इस कर्व के हॉरिजॉन्टल असिम्प्टोट्स कितने हैं। उसको डिराइव करने का तरीका जो है वो आपके सामने लिखा हुआ है। पुट द कोफिशिएंट ऑफ द हाईएस्ट पावर ऑफ x इक्वल्स टू 0। यानी कि आपके पास जो ये इक्वेशन लिखी हुई है, इस इक्वेशन के अंदर आपने जो हाईएस्ट पावर ऑफ x होगी उसका कोफिशिएंट देखना है। उसका कोफिशिएंट क्या है, उसको इक्वल्स टू 0 रखना है। जो इक्वेशन बनेगी वो उस हॉरिजॉन्टल असिम्प्टोट की इक्वेशन होगी। इसलिए ये इक्वेशन आपके सामने है x² y²। मैं इसको लिखती हूँ x² y² इज इक्वल्स टू 12x में से खोल लूँ अगर ब्रैकेट को माइनस 36। ठीक है, अब इसमें किन टर्म्स में आपके पास x इन्वॉल्व हो रहा है। आपके पास एक ये टर्म है लेफ्ट साइड पे जिसमें x इन्वॉल्व हो रहा है, और एक ये राइट हैंड साइड पे टर्म है जिसमें x इन्वॉल्व हो रहा है। इसमें से कौन सी टर्म हाईएस्ट पावर ऑफ x को इन्वॉल्व कर रही है, तो ऑब्वियसली आपको नज़र आ रहा है कि लेफ्ट साइड पे ये टर्म हाईएस्ट पावर है x की। और इसमें अगर आप का x² यानी कि जो इन्वॉल्व हो रहा है इस टर्म के अंदर, उसमें उसका कोफिशिएंट देखें तो आपको y² नज़र आएगा। तो इस वर्किंग रूल के अकॉर्डिंग आपने क्या करना है, आपने y² को इक्वल्स टू 0 रखना है। यहाँ से इक्वेशन बनती है y इज इक्वल्स टू 0। तो y इज इक्वल्स टू 0 जो है ये इसका हॉरिजॉन्टल सिम्प्टोट है। अब इसको अगर आप स्केचिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो आप इसे स्केच भी कर सकते हैं, और स्केच करके आप चेक कर सकते हैं कि y इज इक्वल्स टू 0 चूँकि एक लीनियर इक्वेशन है। ठीक है, तो लीनियर इक्वेशन हमेशा एक लाइन की होती है, और ये इक्वेशन जो है हम जानते हैं कि एक्स एक्सिस की इक्वेशन है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक्स एक्सिस जो है इज द horizontal asymptote of following नहीं, above curve। जो ऊपर कर्व दिया हुआ है उसका हॉरिजॉन्टल असिम्प्टोट जो है वो आपके पास एक्स एक्सिस इटसेल्फ है ऑफ द अबव कर्व। ठीक है जी, ये चीज़ आपके पास आ गई है। अब चलते हैं नेक्स्ट असिम्प्टोट की तरफ। तो ये जो इक्वेशन है ये आपने संभाल के रखनी है, इसको इक्वेशन नंबर 1 कहनी है व्हाट्सएवर। ये आपके पास हॉरिजॉन्टल असिम्प्टोट की इक्वेशन है। अब हम चलते हैं वर्टिकल असिम्प्टोट की तरफ। तो अब हमारे पास वर्टिकल असिम्प्टोट है, और वर्टिकल असिम्प्टोट भी हमने फाइंड करने हैं उसी कर्व के। इसकी वर्किंग रूल आपके सामने है। पुट द कोफिशिएंट्स ऑफ द हाईएस्ट पावर ऑफ y। इसमें इसी इक्वेशन में, सेम इक्वेशन में y के जो हाईएस्ट पावर इन्वॉल्व हो रही है आपने उसका कोफिशिएंट देखना है, एंड पुट दैट इक्वल्स टू 0। चलें जी, इसको इसमें देखते हैं। अगर हम इसे खोलें तो आपको सिर्फ y नज़र आता है लेफ्ट साइड पे। एक ही टर्म है जिसमें आपको y नज़र आ रहा है, और किसी टर्म में नहीं है, और इसी को हम हाईएस्ट पावर कंसिडर करेंगे। इसका कोफिशिएंट बनता है जी x²। नाउ पुट x² इक्वल्स टू 0। यहाँ हमने x² को 0 पुट कर दिया, और यहाँ से जो इक्वेशन निकलती है दैट इज़ x इज इक्वल्स टू 0। और ये जो इक्वेशन आई है दिस इज़ द इक्वेशन ऑफ द वर्टिकल असिम्प्टोट, और x इज इक्वल्स टू 0 इज़ द इक्वेशन ऑफ y एक्सिस। ये हमें पता है कि ये y एक्सिस की इक्वेशन होती है। तो y एक्सिस इटसेल्फ इज एक्टिंग एज द वर्टिकल असिम्प्टोट ऑफ द कर्व। इसको 2 कह देते हैं। ठीक है, तो हमारा वर्टिकल असिम्प्टोट आया है एक्स वाई एक्सिस, और हमारा हॉरिजॉन्टल असिम्प्टोट इटसेल्फ एक्स एक्सिस ही था।
अब हम चलते हैं थर्ड की तरफ, तो इंक्लाइंड एसिम्प्टोट की तरफ आते हैं। अब इंक्लाइंड एसिम्प्टोट फाइंड करने के लिए, जैसे वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट फाइंड करने के लिए फॉर्मूला था, इसका कोई एज सच फॉर्मूला नहीं है। इसके लिए सिर्फ ये है कि बिकॉज एसिम्प्टोट इज जस्ट लाइक लाइन, एक लाइन होती है और उसकी इक्वेशन जो है और लाइन की इक्वेशंस, ये जो इक्वेशन मैंने जनरल इक्वेशन लिखी हुई है सिंपल लीनियर की एक लाइन की, ये रिप्रेजेंट करेगी ऑब्लिक या इंक्लाइंड एसिम्प्टोट को। अगर इसमें आपको उस लाइन के ये स्लोप पता चल जाए m, और उसका c स्टैंड्स फॉर द इंटरसेप्ट, अगर आपको c की वैल्यू यानी कि y इंटरसेप्ट की वैल्यू पता चल जाए और स्लोप उस लाइन की पता चल जाए यानी कि एसिम्प्टोट की, तो फिर आप ऑब्लिक या इंक्लाइंड एसिम्प्टोट आराम से इस इक्वेशन से फाइंड कर सकते हैं। इसका एज सच कोई फार्मूला नहीं है, जिस तरह से वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट हमने फाइंड किया। तो इसको इक्वेशन नंबर 3 कह देते हैं। ठीक है जी, अब चलते हैं वर्किंग रूल की तरफ। हमारा टारगेट क्या है? हमारा टारगेट है कि हमने m फाइंड करना है, m हमारा यहाँ अननोन है और c यहाँ फाइंड करना है, ये दोनों हमारे अननोन है। इसके लिए वर्किंग रूल मैंने आपको बताया था कि आपने इसमें करना है कि आपके पास जो इक्वेशन है, कर्व की जो इक्वेशन है वो मैं आपके सामने लिख दूँ। दैट इज़ इक्वेशन मैंने आपके सामने रखी है। इस इक्वेशन में आपका टारगेट ये है, इसको अगर मैं स्टार कह दूँ, इसका नंबर स्टार रख लेते हैं, और आप इसमें क्या कीजिए कि एक जो वर्किंग पैटर्न है वो ऐसे फिक्स ही रहेगा। ठीक है, इसमें जहाँ आपको y नज़र आ रहा है इक्वेशन स्टार में, वहाँ आप y को m पुट कर दीजिए, और जहाँ आपको x नज़र आ रहा है वहाँ आप x को 1 पुट कर दीजिए इन स्टार। ठीक है, ये जो स्टैंडर्ड इक्वेशन आपकी कर्व की है। तो ये क्या बन जाएगी, इसकी शेप क्या बनेगी? यहाँ बन जाएगा m स्क्वायर, x की जगह वैसे ही 1 हो जाएगा, 12 टाइम्स 1 माइनस 3, और यहाँ आपके पास फिर यहाँ आपके पास 12 मल्टीप्लाइड बाय -2। ठीक है, और मैं आपको थोड़ा सा गाइड करूँगी इस तरह से कि 1 मिनट, इसमें आप ऐसा कीजिए कि पुट करने से पहले इसको ज़रा खोल लें। ठीक है, दैट वुड बी बेटर। और मैं क्यों बता रही हूँ आपको कि आप इसको x स्क्वायर y स्क्वायर 12x माइनस 36, पहले इस इक्वेशन को ऐसे खोल लें। अच्छा, इसमें ना जब भी आपने देखना है, इस इक्वेशन में हर टर्म की अपनी ख़ास डिग्री है। अगर मैं इस टर्म की बात करूं तो इस टर्म की जो डिग्री बनती है वो बनती है जी आपके पास 4। क्यों? क्योंकि इसमें x की पावर 2 है और y की पावर 2 है, दोनों की पावर्स ऐड अप होकर इस टर्म की डिग्री बनाते हैं। और इस टर्म की डिग्री अगर मैं डिस्कस करूं तो इस टर्म की डिग्री है जी 1, क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही वेरिएबल है 1 पावर के साथ। उसके बाद तीसरी टर्म है आपके पास, और इस टर्म की डिग्री अगर मैं आपके साथ शेयर करूं तो वो आपके पास 0 डिग्री है। तो इसमें आपके पास 3 टर्म्स हैं और उनकी डिग्रीज 4, 1 एंड 0 है। तो जो हाईएस्ट डिग्री, अपनी डिग्री वाइज इसको जो है वो कंसिडर करना है। अब ज़रा मैं डिग्री वाइज यहाँ पे पुट करती हूँ, मतलब x की जगह 1 और y की जगह m पुट करूँ, तो यहाँ आपके पास बनता है m स्क्वायर, यहाँ आपके पास बनता है 12 और 36। ठीक है, मतलब पहले क्या हो रहा था कि पहले मैंने यहाँ पे 1 पुट कर दिया और ये सारी चीज़ जो थी आपको कांस्टेंट ये रिप्रेजेंट कर रही थी, 24 आ रहा था, -24, लेकिन यहाँ पे डिग्री वाइज है। ये जो आंसर 12 आया है ये आपके पास उस टर्म का आया है जिसकी डिग्री 1 थी, ये उस टर्म का आंसर है जिसकी डिग्री 0 है, और ये उस टर्म का पुटिंग के बाद आंसर है जिसकी डिग्री आपके पास 4 है। ठीक है, अब वो टर्म, क्योंकि मैंने यहीं से आपको मतलब पुटिंग से पहले x की और y की वैल्यू जो हमने यहाँ पे पुट की है, उनकी पुटिंग से पहले ही मैंने आपको यहाँ पे कहा कि आपने हर टर्म की जाके पहले डिग्री देखनी है। ठीक है, अब आप हर टर्म, इसकी हाईएस्ट डिग्री जो है वो 4 डिग्री टर्म है, तो इसको रिप्रेजेंट करेंगे फाई यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है टर्म को, हर टर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है जो x और y को इन्वॉल्व कर रही है। अब जैसे इस टर्म में आपके पास एक्स वाई है, इस टर्म में वाई नहीं है, एक्स है, कोई बात नहीं, और इस टर्म में एक्स और वाई दोनों की पावर 0 है तो सही। मतलब अगर मैं इसके साथ एक्स और वाई लिखना चाहूँ तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ, एक्स की पावर 0 एंड वाई की पावर 0। अगर मैं यहाँ वाई मिस है, वाई लिखना चाहूँ तो मैं लिख सकती हूँ वाई की पावर 0 डिग्री के साथ है। ठीक है, तो हर टर्म में कहीं ना कहीं आपके पास एक्स और वाई इन्वॉल्व है। ये अलग बात है कि एक्स और वाई की डिग्री कहीं आपके पास 0 भी हो सकती है, मतलब पावर आपके पास 0 भी हो सकती है। सो ये हर टर्म एक्स और वाई को इन्वॉल्व कर रही है, और डिग्री क्या है, मैक्सिमम डिग्री आपकी टर्म्स की जा रही है 4।
जी उसके बाद थर्ड डिग्री टर्म भी नो डाउट कि यहाँ पे होगी, जो कि यहाँ पे एब्सेंट है, वो भी हमने यहाँ पे मेंशन लाजमी करनी है। उसके बाद सेकंड डिग्री भी यहाँ पे मिस है, वो भी हम तरतीब से अगर हम चलें, मैक्सिमम 4 है, 4 से लेकर 0 डिग्री तक चलते हैं, ठीक है, हमने अपनी तरतीब बिल्कुल सही रखनी है। सेकंड डिग्री है, उसके बाद डिग्री 1 आती है और फिर डिग्री 0 आती है, 0 डिग्री टर्म फाई 0 x1, ठीक है जी। हमने अपनी सारी तरतीब, कोई मिस है इससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई टर्म जो भी मिस है वो हम यहाँ पे बता देंगे। अच्छा जी, तो आपने हाईएस्ट लिखनी है और लोएस्ट जो है वो 0 तक चलती है। तो हाईएस्ट में आप ये देखें, जो डिग्री 4 है इसमें जब आपने x की जगह 1 पुट किया और y की जगह m पुट किया, ठीक है, x की जगह मैंने 1 और y की जगह m पुट किया, तो मेरे पास जो आंसर आता है वो आपके सामने है। ये देखें जी, ये 4 डिग्री टर्म है, पुटिंग के बाद मेरे पास आंसर इसका आता है m²। उसके बाद थर्ड डिग्री टर्म है। अब थर्ड डिग्री टर्म यहाँ पे है ही नहीं, आप कहेंगे जी यहाँ पे है ही नहीं, x को 1 और y को m पुट करें तो वो है ही नहीं, यहाँ पे एब्सेंट है। इट्स मीन टू बी दिस, अगर कहीं मैं मान भी लूँ कि थर्ड डिग्री टर्म है तो उसका कोफिशिएंट 0 होगा, जिसकी वजह से वो यहाँ पे प्रेजेंट ही नहीं है, मौजूद ही नहीं है, ठीक है जी, हम उसे 0 कंसिडर कर लेंगे, जो यहाँ नहीं है उसको हम 0 मानेंगे। सेकेंड डिग्री टर्म भी चूँकि यहाँ पे नहीं है, m को y को m और x को 1 पुट करने के बाद वो भी हम मानेंगे कि 0 है। हाँ, फर्स्ट डिग्री टर्म है ये वाली, और इसमें हम x को 1 और y को m पुट करने के बाद इसका आंसर हमारे पास आता है जी 12, ठीक है, यहाँ आता है हमारे पास 12। और 0 डिग्री टर्म जो है उसमें y को m पुट और x को 1 पुट करने के बाद हमारे पास आंसर आता है -36। तो इस तरह से आपने इस चीज़ को, ये इंक्लाइंड या ओब्लीग एसिम्प्टोट में इस चीज़ को बहुत ज़्यादा आपने केयरफुली चलना है। आपने कुछ भी काम करने से पहले इस इक्वेशन को खोलना है और हर टर्म को अलग अलग, हर टर्म की चूँकि डिग्री अलग है इसलिए हर टर्म को स्पेसिफाई करना है, सेम डिग्री वाली टर्म को इकट्ठा कर लेना है और हर डिग्री वाली टर्म को, यानी डिफरेंट डिग्री वाली टर्म्स को आपने डिफरेंट ही रहने देना है। आपने एक टर्म को दूसरी डिग्री वाली टर्म में आपने जज़ब नहीं करना, एब्जॉर्ब नहीं करना, ऐड नहीं करना, कुछ ऐसा नहीं करना, सबको अलग अलग रखना है। तो डिग्री वाइज हमने यहाँ पे चलना है और हमने डिग्री वाइज टर्म्स 1 2 3 4 5 यहाँ पे निकाल लिए। ये आंसर्स जो हैं ये हम इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारे पास, हमने ये काम कर लिया। अब हमारे पास 2 टारगेट्स थे, एक हमने m फाइंड करना था और c। तो सबसे पहले हम m फाइंड करते हैं, इसके सामने मैं लिख लूँ क्योंकि सारी कैलकुलेशन यहीं पे की हुई है। फॉर m फाइंड करने के लिए आपके पास जो टारगेट है, मतलब जो तरीक़ेकार है वो ये है कि आपने जो हाईएस्ट डिग्री टर्म यहाँ पे लिखी हुई है दैट इज़ 54m, इसको आपने उठाना है और इक्वल्स टू 0 रखना है। इसकी जो वैल्यू है मींस उसकी वैल्यू को उठाना है और 0 रखना है, दैट इज़ m²। तो यहाँ से m की जो वैल्यू आती है आपके पास m इज़ इक्वल्स टू 0। एक ही वैल्यू रिपीट होती है, इनके 2 टाइम्स 0 आता है, मींस एक ही वैल्यू रिपीट हो रही है, ठीक है। और c भी यहीं से फाइंड आउट करना है इन्हीं की हेल्प से। अच्छा जी, c के लिए हम क्या करेंगे, c के लिए हमारा जो तरीक़ेकार है वो फिक्स है। जैसे m के लिए तरीक़ेकार हमेशा फिक्स होता है, जो हाईएस्ट डिग्री टर्म होती है उसको इक्वल्स टू 0 रखना होता है, वहाँ से m की वैल्यू आती है। और c के लिए क्या तरीक़ेकार होता है, c के लिए तरीक़ेकार ये होता है कि इसका एक फार्मूला होता है, उसमें आपने क्या करना है, जो हाईएस्ट डिग्री टर्म होती है उसको डिनोमिनेटर में रखना है और उसका फर्स्ट डेरिवेटिव यहाँ पे लिखना है, ठीक है जी। और यहाँ माइनस का साइन होगा और उससे जो जस्ट लोअर डिग्री होती है, यानी कि 4 डिग्री से जस्ट लोअर डिग्री, चाहे वो टर्म इस हमारी इक्वेशन में इन्वॉल्व हो या ना हो, आपने उससे जस्ट जो लोअर डिग्री टर्म है वो यहाँ पे लिखनी होती है। अब लोअर डिग्री टर्म यानी कि थर्ड डिग्री टर्म यहाँ पे वैसे ही 0 है, आप इसकी जगह 0 पुट करेंगे और डिनोमिनेटर में 54m, ये जो हाईएस्ट डिग्री है उसका आपने फर्स्ट डेरिवेटिव पुट करना है। उसका फर्स्ट डेरिवेटिव बनता है विद रिस्पेक्ट टू m, ज़ाहिर लेंगे जो भी वेरिएबल इस्तेमाल हो रहे हैं 2m, तो 0 ओवर समथिंग वैसे ही 0 हो जाता है, यहाँ पे सब कुछ ही 0 होना था। तो c की वैल्यू जो आपके पास निकलती है वो भी 0 निकलती है। तो m भी आपके पास 0 निकला और c भी 0 निकला, तो आपके पास जो इंक्लाइंड असिम्प्टोट की इक्वेशन बनती है वो है जी y इज़ इक्वल्स टू mx प्लस c,
दोनों को 0 पुट करने के बाद आपके पास आता है जी y इज इक्वल्स टू 0। तो आपका y इज इक्वल्स टू 0 इंक्लाइंड असिम्प्टोट। अगर आपको याद हो तो हमने जो हॉरिजॉन्टल असिम्प्टोट निकाला था उसकी इक्वेशन भी यही थी, यानी कि x एक्सिस, ये x एक्सिस की इक्वेशन है। तो हॉरिजॉन्टल असिम्प्टोट और इंक्लाइंड असिम्प्टोट, यानी कि एक ही असिम्प्टोट हॉरिजॉन्टल का काम भी कर रहा है और इंक्लाइंड का काम भी कर रहा है। ठीक है जी, हॉरिजॉन्टल और इंक्लाइंड असिम्प्टोट यहाँ पे ओवरलैप करके। ठीक, तो पिछला भी क्वेश्चन मेरे ख्याल से फर्स्ट क्वेश्चन भी ऐसा था जिसमें शायद इंक्लाइंड और असिम्प्टोट और हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल में से कोई एक जो था वो ओवरलैप कर गया था। बहरहाल यहाँ पे भी वही सीन है। तो इंशाल्लाह यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे थोड़ा डिफरेंट, आपके पास इंक्लाइंड असिम्प्टोट जो हैं वो हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल में से थोड़े से डिफरेंट आएंगे। तो होप सो कि आपको यहाँ पे समझ लग गई होगी। इस तरीक़ेकार आपने देखा कि सेम है हॉरिजॉन्टल का भी, वर्टिकल का भी और इंक्लाइंड असिम्प्टोट का भी अभी तक जो तरीक़ेकार चल रहा है वो बिल्कुल फिक्स है। आपको और ज़्यादा वर्किंग हमारी इंक्लाइंड असिम्प्टोट में। तो इंक्लाइंड असिम्प्टोट की इस वर्किंग को मैं पहले क्वेश्चन में भी प्रैक्टिस करा दी और मैंने इस क्वेश्चन में भी आपको प्रैक्टिस कराई। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 के साथ नेक्स्ट लेक्चर में इसको प्रैक्टिस करेंगे।